स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह देश के पावर स्ट्रक्चर को रिफ्रेम करने की पूरी ताकत रखता है। जैसी न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू विपक्ष के सभी नेताओं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी बड़े नेता शामिल हैं, से मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 2 विधेयक संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत किए जाएं और इसके माध्यम से सरकार सबसे पहले लोकसभा, जहां पर 1976 से लेकर के सीट्स 543 सीट्स फिक्स थी, वहां पर अचानक 2029 में यानी कि नेक्स्ट लोकसभा चुनावों के बाद 816 सीटें करने का प्रस्ताव है। यह सिर्फ विस्तार नहीं है, वास्तव में अगर आप देखोगे तो यह एक लोकतांत्रिक महाविस्फोट है। सरकार संसद में जो 2 बिल लाना चाहती है उनके बारे में ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो पहला विधेयक अनुच्छेद जो संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें बदलाव करेगा, जिसकी वजह से जो नया आरक्षण का परिसीमन महिलाओं के लिए लागू होगा वह 2011 की जनगणना पर होगा, न कि 2021 की जनगणना पर। दूसरा जो बड़ा विधेयक है, उस विधेयक के अंतर्गत परिसीमन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएंगी, यानी कि इस 50% की सीधी वृद्धि। और यह 50% की वृद्धि राज्यवार प्रत्येक राज्य में 50% की करने का प्रावधान है और इसे 31 मार्च 2029 तक लागू करने का लक्ष्य है। इसके बाद राज्य की विधानसभाओं में भी समान अनुपात में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वह है कि यह जो परिसीमन किया जाएगा वह नई जनगणना यानी कि 2021 की जनगणना के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि यह किया जाएगा 2011 की जनगणना पर, यानी कि पुराने सेंसस डेटा के आधार पर नए भारत का पावर स्ट्रक्चर तय किया जाएगा। और यहां पर मुद्दा बहुत समझने वाला हो जाता है। वास्तव में सरकार जो लाना चाहती है वह इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जो उसका बेसिक कोर इंटेंट है वह महिला आरक्षण को लागू करने का है। महिला आरक्षण अगर आप देखें तो महिला आरक्षण भारत के संसदीय इतिहास के सबसे लंबित मामलों में से रहा है। 1996 याद कीजिए, HD देवेगौड़ा की सरकार थी, पहली बार सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल लाया गया जो गिर गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 4 साल तक लगातार 4 बार लगातार 1998 में, 1999 में, 2002 में और 2003 में सेम बिल लाया जो कि लैप्स हो गया। 2008 में यूपीए की सरकार बनती है जो राज्यसभा से यह बिल पास कराती है, लेकिन लोकसभा से यह बिल लैप्स हो जाता है। तो 2010 में यह फिर से लैप्स हो जाता है, लेकिन 2023 में जब मोदी जी की सरकार बनती है तो यह बिल संसद से अद्वितीय बहुमत से पारित किया जाता है। आपको अगर याद हो तो लोकसभा में यह 454 बनाम 2 से पास हुआ था और राज्यसभा में यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, यानी कि 28 सितंबर 2023 वह दिन जिस दिन इस पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और टोटल 27 साल की लंबी जर्नी महिला आरक्षण की खत्म होती है। आप इस बात पर भी गौर करने का प्रयास कीजिएगा कि राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास होता है, लोकसभा में भी केवल 2 सांसद विरोध करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सभी पार्टियां ब्रॉडली इस पर सहमत थीं। तो प्रश्न यह उठता है कि 27 साल क्यों लगे? क्योंकि असली लड़ाई महिला सशक्तिकरण की थी ही नहीं, बल्कि सीटों की थी। हर पार्टी चाहती थी कि महिलाएं आगे आएं, रिप्रेजेंटेशन बढ़े, लेकिन अपनी सीट ना जाए। कोई यह नहीं चाहता था कि उसकी अपनी सीट्स कम हो। यही कारण है कि बार बार जो डिमांड की जाती थी, जहां मामला अटकता था, वह था कोटे के भीतर कोटा, यानी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग, और यह पूरे बिल को बार बार सदन में रोकती थी। संवैधानिक रूप से जो सरकार यह संशोधन करने जा रही है, यह बड़ा संशोधन होगा क्योंकि यह लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होगा और SC/ST सीटों के लिए जो महिलाओं का आरक्षण है वो इस महिला आरक्षण में लागू होगा। लेकिन एक तो कानून बन जाएगा, दूसरा इस कानून को लागू करने के लिए सरकार समयबद्ध ढंग से, जल्दबाजी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन समयबद्ध ढंग से इसको टाइम से कराना चाहती है, क्योंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े आने में भी बहुत समय लगना है। इस कानून को लागू करने के लिए जो सबसे पहली और बेसिक प्री कंडीशन है वह है परिसीमन।
परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, जो कि कहा गया था कि जनसंख्या के आधार पर होगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 82 है वह परिसीमन आयोग से संबंधित है। वह संसद को शक्ति देता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जो कि सीटों का जनसंख्या के हिसाब से पुनर्वितरण करेगा। और डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशें अंतिम होती हैं और इस पर न्यायिक समीक्षा भी नहीं होती। और भारत ने अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के बाद 1976 में किया था, और उसके बाद दोबारा एक बार और परिसीमन किया गया, लेकिन उसमें सीट्स नहीं बढ़ाई गई थी। अब उसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था और 2026 के बाद नया परिसीमन तय है, ड्यू है। और ये असली विवाद भी यहीं से शुरू होता है। सामान्यतः परिसीमन अगली जनगणना के बाद होता है, जैसे 1951 की जनगणना के बाद हुआ, 61 की जनगणना के बाद हुआ, 71 की जनगणना के बाद हुआ। उसी तरीके से यह 2021 की जनगणना के बाद होना था, लेकिन 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है और सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही नए परिसीमन आयोग को गठित करके सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहती है। सरकार यही जो रीजन लेती है वो 2011 की जनगणना को आधार बनाने का लेती है, यानी कि 2029 में भारत 2011 के डेटा पर डिजाइन होगा। और यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और रणनीतिक मीनिंग्स हैं, अर्थ है। इससे प्रक्रिया तेज होगी। वास्तव में 2029 की डेडलाइन मीट हो जाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव यह क्लियर होगा। दूसरा, यह एक कंट्रोल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकेगा, जहां पर सवाल यह होगा कि क्या 15 साल पुराना डेटा आज के माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफिक बदलाव को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है। क्या हम 2029 के पावर स्ट्रक्चर को वास्तव में 2011 के आधार पर तय कर सकते हैं? लॉजिकल है ये। दूसरी बात, इस पूरे प्लान के गणित को समझिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्रिटिकल भी है। देखिए, लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ करके हो जाएंगी 816। अभी जो सीटें हैं वो है 543। बहुमत का आंकड़ा जो 272 था, 272 से बढ़ करके हो जाएगा 409 का। और महिला आरक्षित सीटें हो जाएंगी 273। तो पूरी लोकसभा में 273 महिलाओं की सीटें होंगी, यानी कि हर 3 में से एक सांसद महिला होगी। और यह बदलाव जो है वह केवल नंबर्स का नहीं होगा, बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन का पूरा मॉडल शिफ्ट हो जाएगा। आज अगर आप देखें तो वास्तव में इसकी जरूरत क्यों है? आज एक सांसद औसतन 25 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हर सांसद पर लगभग 25 लाख की जनगणना है। जबकि लोकतंत्र में यह प्रॉमिस किया जाता है कि सांसद ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। और नया सिस्टम जो बनाया जा रहा है, उस नए सिस्टम के अंतर्गत 15 से 17 लाख सिटीजन पर एक सांसद होगा। लोकतंत्र अधिक ग्रेन्युअल तब होगा जब लोगों की आवाज अधिक सीधी पहुंचेगी, लेकिन इसके साथ एक और संभावना भी है कि राजनीतिक फ्रेगमेंटेशन बढ़ सकता है, छोटे दलों की भूमिका बढ़ सकती है, या फिर बड़े दल और ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। यह एक ओपन एंडेड ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके रिजल्ट्स हमें इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलेंगे। अब इस पूरे खेल का एक संवेदनशील हिस्सा जो नॉर्थ बनाम साउथ का है, उसको भी समझिएगा। देखिए, उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई लगातार चलती रहती है। उत्तर भारत में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे अधिक जनगणना वाले राज्य हैं, और दक्षिण के राज्य, जब से 2021 की जनगणना और उसके बाद के डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही थी, तो दक्षिण के राज्यों का बेसिक कंसर्न यही था कि इन्हें अधिक सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि यहां पर जनसंख्या विस्फोट तेजी से हुआ है। जबकि दक्षिण भारत के राज्यों ने, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल सफलतापूर्वक किया है। उनकी रिलेटिव राजनीतिक ताकत अगर 2021 के सेंसस से की जाएगी तो कम हो जाएगी, यानी कि जिन्होंने पॉपुलेशन नियंत्रण किया उन्हें पॉलिटिकल पेनल्टी मिलेगी, और यहीं से एक बड़ा फेडरल टेंशन भी शुरू हो रहा था। दूसरा एक और तर्क दक्षिण के राज्य दे रहे थे, और वह तर्क यह था कि हम जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं, हमने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है, देश की इनकम में एक बड़ा हिस्सा हम देते हैं, हाई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिर भी हमारी सीटें कम हो जाएंगी। और यह सिर्फ सीटों का मुद्दा ही नहीं बचता, वास्तव में यह फिस्कल फेडरेशन बनाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का टकराव हो रहा था। तो सरकार ने मिडवे निकाला, और 2011 की जनगणना के आधार पर सरकार कह रही है कि हम पिछली जनगणना के आधार पर ही सीटों का रीअलोकेशन करेंगे। लेकिन मुद्दा
यह मुद्दा केवल 2021 की जनगणना से नहीं जुड़ता है। अगर आप ध्यान देंगे तो 2011 की जनगणना का स्ट्रक्चर, जहां पर नॉर्थ पॉपुलेशन वाइज डोमिनेट कर रहा था और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कम कर रहा था, लेकिन साउथ पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा था और कर चुका था, और साथ ही साथ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उनका वैसे ही था। तो यहां पर वह विवाद पुनः उठाया जा सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2011 की जनगणना थी, उस जनगणना के हिसाब से अभी क्या किया जाएगा कि सीट सारे स्टेट में 50-50% ही बढ़ाई जाएंगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो नॉर्थ बनाम साउथ का था, उसका सॉल्यूशन सरकार कैसे करना चाहती है और विपक्ष के क्या बिंदु है, वह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब एक और मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है ओबीसी सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा, ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा, कि महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी सब कोटा चाहिए ही चाहिए। देखिए, अगर ओबीसी सब कोटा नहीं किया जाता तो विपक्ष इस मामले पर पूरा हंगामा करेगा, और अगर यह नहीं हुआ तो वास्तव में क्या हम यह माने कि रिप्रेजेंटेशन ट्रूली इंक्लूसिव होगा, और अगर किया गया तो क्या यह संविधान संशोधन और जटिल नहीं हो जाएगा? यह सवाल आने वाले समय में सबसे बड़ा, आप ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल नेगोशिएशन का पॉइंट बनेगा। क्योंकि इस समय आप देखते होंगे नेता प्रतिपक्ष बार बार जातिगत जनगणना, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन, इन सब की बात लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम ग्लोबली देखें, केवल भारत की बात ना करें, ग्लोबली देखें कि महिलाओं का विधायिका में क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो आज दुनिया में महिलाओं की संसदीय भागीदारी का वैश्विक स्तर जो है वह लगभग 26% का है। ग्लोबली लगभग विधायिकाओं में 26% महिलाएं होती हैं, और भारत में यह है औसतन 14.94%, यानी कि लगभग 15% का रिप्रेजेंटेशन भारत में महिलाओं का संसदीय प्रक्रियाओं में होता है, विधायिकाओं में होता है। हम रवांडा, आइसलैंड और स्वीडन, यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी इस मामले में, यानी कि महिलाओं के विधायिका में रिप्रेजेंटेशन के मामले में पीछे हैं। अगर 2029 में 273 महिला सांसद संसद में पहुंचती हैं तो भारत एक झटके में दुनिया के शीर्ष देशों में आ जाएगा। यह सिर्फ संख्या नहीं होगी, बल्कि यह नीतियों को बदलने की ताकत होगी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन और जेंडर बायसनेस का अंत भी होगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। 2029 के बाद भारत वास्तव में शीर्ष देशों में आ जाएगा जहां पर महिलाएं रिप्रेजेंटेशन पाएंगी विधायिका में। लेकिन यह भारत जैसे देश के लिए इतना सीधा नहीं है। भारत जैसे देश के लिए इसमें कई सारे जोखिम भी हैं। आप उन जोखिमों को समझिए और उन जोखिमों को आप कनेक्ट कीजिएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि आपको याद होगा भारत में पंचायती राज में महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में रिजर्वेशन दिया गया था 33%। लेकिन एक क्लासिकल केस आता है भारत के पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच पति का। क्या जब हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे संसदीय व्यवस्था में और राज्य विधायिकाओं में, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि सरपंच पति मॉडल जो है वह संसदों में भी दिखाई देने लगे, महिलाएं सिर्फ नाम की और सत्ता कोई और चलाए, या फिर जैसे पंचायत स्तर पर हुआ था धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप तब से लेकर के, मतलब 1992 का ये 73rd अमेंडमेंट है, और तब से लेकर अब देखेंगे, मतलब 2 दशक के लगभग बाद आप देखेंगे तो महिलाएं वास्तव में आगे बढ़ी हैं। और पंचायत स्तर पर जब आप देखेंगे तो अब वो रियल पावर ओनर की तरह बिहेव कर रही हैं। अब सरपंच पति जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत वीक हो चुके हैं। मतलब हम यह मान सकते हैं कि हो सकता है शुरुआत में संसदीय व्यवस्था में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे वह परिवर्तन निश्चित तौर पर आएगा। शुरू में डिस्टॉर्शन जरूर होगा, लेकिन समय के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो एक ये मुद्दा जो प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का था, जो उठेगा बाद में, उसके बारे में इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। फाइनली अगर मैं ये कहूं तो 31 मार्च 2029 जब भारत 816 सीटों के लिए मतदान करेगा, तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, यह लोकतंत्र का वर्जन 2.0 होगा। यह 27 साल पुराने सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास है, और इसके रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जैसे क्षेत्रीय असंतुलन, ओबीसी आरक्षण, जनगणना जैसे ये बड़े सवाल आएंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह रिफॉर्म है या पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग है? क्या यह समानता लाएगा या नया असंतुलन पैदा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2011 की जनगणना पर आधारित सिस्टम 2029 के भारत को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगा?
भारत निश्चित तौर पर बदल रहा है, लेकिन क्या हमारा लोकतंत्र भी उसी गति से इवॉल्व हो रहा है? आप भी अपने विचार अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि सरकार का यह प्रयास कि 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाएं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 50% सीट वृद्धि की जाए, क्योंकि आपको याद होगा पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी तो वो केवल एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया गया था, वास्तव में वो इसी उद्देश्य से किया गया था कि जब हम 2029 में नए चुनाव करवाएंगे तो जो एमपीज की संख्या बढ़ेगी वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो आप भी अपने विचार अवश्य बताइएगा। आप सरकार के इस प्रयास को अच्छा, बेहतर, बहुत बेहतर या कुछ संभावना और समस्याओं के साथ देखते हैं। आपके विचार महत्वपूर्ण होते हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूं और उसके हिसाब से अपने नए वीडियोस में उनको बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो निश्चित तौर पर आप अपने कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। हमारे सभी यूपीएससी के कोर्सेज पर एक बड़ी सेल चल रही है। वास्तव में यह सफलता महोत्सव सेल है, जिसके अंतर्गत हम आपको अपने प्रत्येक कोर्स पर 60% का ऑफ दे रहे हैं। यानी कि आप अगर यूपीएससी के लिए कोई भी कोर्स और किसी भी वर्ष का कोर्स हमारे यहाँ से परचेज कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक कोर्स पर 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि इसमें आपको मेंटोरशिप मिलेगी, 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको इसकी डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो वह भी देख लीजिएगा। उन डिटेल्स को देखने के बाद जब आप एडमिशन लेने जाएं तो आप एक कोड याद रखिएगा, पीके लाइव कोड। इस कोड को लगाते ही आपको यह डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। तो देर मत कीजिएगा, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। और मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आपको कभी भी मेरे वीडियोस नहीं छूटेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।